ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਬੰਗਲਾदेश ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੌੜ ਗਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੌੜੀ, ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ मतलब कि बनाई और सारा वो एक्सप्लेन किया कि की रीजन सी और क्यों गई और की होया और मतलब कि बिहाइंड द सीन उन्हें टोटल सारिया चीज़ा दसियाँ। सो असी वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। उस तो पहले जोड़े लोग साढ़े चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नवी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। सो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। भी रझा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट से लटका देती है, या फिर डिक्टेटर खुशकिस्मत होता या होती है और देश से पलायन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। शेख हसीना दूसरी श्रेणी में आती हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। शेख हसीना 15 साल बाद राज करने के बाद बांग्लादेश से भागती हैं, पलायन करती हैं, वाया इंडिया लंदन की तरफ जा रही हैं, लंदन की तरफ रही हैं, लंदन की तरफ रेजिडेंस से समझ रहे हो ना। ठीक बाद प्रोटेस्टर्स ने वहां धावा बोल दिया और उनके आलीशान घर को लूट लिया और वहां खाना भी खाया। यहां तक कि उनके पिताश्री को भी ना छोड़ा गया। पिताश्री बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए यह खबर चौंका देने वाली थी। उनके मुताबिक बांग्लादेश में सिचुएशन सडनली खराब हो गई है। अच्छा। जबकि सच तो यह है कि हसीना की उल्टी गिनती कुछ टाइम से चल रही थी। हमने अपने पिछले एपिसोड में यही सवाल पूछा था कि क्या शेख हसीना स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचा पाएंगी या उन्हें भागना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया है। शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है। लोगों में उत्साह है कि बांग्लादेश को एक बार फिर से नई शुरुआत करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आर्मी किस प्रकार की इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी? बांग्लादेश में क्या फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी या फिर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा? ये सब जानते हैं आज के बांग्लादेश पार्ट 3 एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते एक रंजे हुए डिक्टेटर को क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी और क्यों बांग्लादेश स्टूडेंट्स ने फिर से साबित कर दिया कि तानाशाह चाहे दुनिया भर में कहीं भी हो, स्टूडेंट से वो इतना क्यों डरते हैं। हाँ जी, स्टूडेंट पावर ठान लेते हैं तो उनके सामने चलती किसी की नहीं है। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जो शुरुआत हुई थी जिसकी एक स्टूपिड कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया, जिसको पहले ही 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो एक नॉन सोशल जस्टिस या एफर्मेटिव एक्शन पर बेस्ड कोटा सिस्टम था। जनरली जब कोटे की दरकार होती है तब कोटा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया फ्रीडम फाइटर कोटा। अच्छा। 30% रिजर्वेशन थे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी टोटल गिनती 0.13% है, जिनके डिसेंडेंट्स की गिनती की जाती है। तो ये अच्छा। कोटा था क्या? ये कोटा था शेख हसीना अपने फेवरेट्स को, अपने लोगों को सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जॉब्स में घुसाने के लिए। स्टूडेंट्स का डिमांड था कि भाई कोटा रिफॉर्म करो, ये 30% ये जो फर्जी का कोटा है इसको हटाओ। और डिक्टेटर हसीना तब कहती है कि इसको क्या जरूरत है, भाई मैटर तो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला दे रहा है, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि शेख हसीना एक वेल नोन डिक्टेटर थी बांग्लादेश के स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए, खासकर की जो जानते हैं कि डिक्टेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। कोर्ट हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब कुछ शेख हसीना के कंट्रोल में था। तो ये जो री इंट्रोडक्शन हो रहा था ये भी शेख हसीना के इशारों पर ही हो रहा था। याद रखिए 2018 की बात हो, 2024 की बात हो, बार बार शेख हसीना ने पॉलिटिक्स को रिग किया है, इलेक्शंस को रिग किया है, एक ऑपोजिशन मुक्त बांग्लादेश बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ बांग्लादेश में कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं। इसके चलते स्टूडेंट्स ने कहा बस अब और नहीं, और वो आ गए सड़क पर। लेकिन सड़क पर उनका जो सामना किया वो था छात्र लीग, जो कि स्टूडेंट विंग है शेख हसीना की पार्टी का, अवामी लीग का, लेकिन ये है तो गुंडे ही। इन गुंडों ने फिर स्टूडेंट्स को चुन चुनकर मारना शुरू किया और पुलिस ने भी अपनी क्रैकडाउन शुरू की। इंटरनेट को बंद करवा दिया गया और बोला जाता है ऑफिशियली 200 लेकिन अनऑफिशियली 1000 लोगों को मार डाला गया, हजारों इंजर्ड हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स तब भी डटे रहे और लड़ाई करते रहे शेख हसीना के इस कोटा रिफॉर्म के खिलाफ। और जो मार्टर्स हैं वो कहा कि भैया हम इनकी जो मृत्यु हुई है इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये 30% फ्रीडम कोटा हटा दिया। अब लॉजिक तो यही है कि बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। इस पूरे एपिसोड को हमने कवर किया था अपने एक प्रीवियस एपिसोड में, किस वजह से ये पूरा इंफॉर्मेशन जो ब्लैकआउट हुआ, इस तरीके से क्रैकडाउन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो बैकडाउन किया, इसके पीछे जो पूरी स्टोरी थी ये हमने कवर किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेख हसीना की प्रॉब्लम्स तब वहां से शुरू होती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। शेख हसीना ने कहा कि हम ये कोटा विड्रॉ कर लेते हैं और स्टूडेंट्स अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये जो कोटा जब विड्रॉ हुआ, स्टूडेंट्स का जो सब्र का बांध था वो टूट गया था, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना ने उन पर बर्बरता की, जिस तरीके से बोला जा रहा है 1000 तक को स्टूडेंट्स को मारा, स्टूडेंट्स ने कहा कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे। इतना खून खराबा हुआ है, शेख हसीना को माफी मांगनी पड़ेगी, शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा, पुलिस और आर्मी जो इन्वॉल्व थे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। सही है। नतीजे में क्या बनता है? जो काम डिक्टेटर करता है वो काम शेख हसीना ने और किया। इस बार डबल क्रैकडाउन करना शुरू किया। पुलिस ने अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, स्टूडेंट लीडर को टॉर्चर करके ये स्टेटमेंट दिलवाया कि नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से शूटिंग हुई स्टूडेंट्स के ऊपर, बर्बरता चरम सीमा तक पहुंच गई। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई अब तो ढाका के तरफ कूच करना पड़ेगा, ये हम नहीं जाने देंगे। अब फिर इन्होंने 9 पॉइंट एक डिमांड पहले रखा था, जिसके चलते और भी ज्यादा क्रैकडाउन होता है, तो वो 9 पॉइंट डिमांड फिर 1 पॉइंट डिमांड बन जाता है कि शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना ही इस क्राइसिस की रिस्पॉन्सिबल है। अगर डेमोक्रेटिकली सॉल्व करने की कोशिश होती तो ऐसा सिचुएशन शायद डेवलप ना हो पाता, नहीं होता। एग्जैक्टली। सत्ता में कुछ और साल तक रह जाती। लेकिन कर्फ्यू, लेकिन रेड, लेकिन फोर्स डिसअपियरेंस के चलते स्टूडेंट्स ने कहा बस और नहीं। इसको भी हमने काफी डिटेल में अपने पार्ट 2 में कवर किया था। अब आते हैं पिछले 24-48 आवर्स में क्या हुआ। 4th ऑफ अगस्त को आप बोल सकते हैं कि हसीना के फाइनल आवर्स शुरू हो गए। ब्लडी संडे 4th ऑफ अगस्त हुआ यूं कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने कहा कि भाई हम तो रैली करेंगे, लेकिन हसीना ने अपने पार्टी एक्टिविस्ट को कहा कि ये जो रैली कर रहे हैं इनके खिलाफ अब आप भी सड़क पर उतर आओ। बैड आइडिया, बिगिनिंग से ही एक बैड आइडिया था, क्योंकि आप एक क्लैश को सेटअप कर रहे हो। यहां आर्मी पुलिस नहीं, छात्र लीग, अब आवामी लीग की छात्र लीग लोगों को काउंटर करेगी। अब ये आवामी लीग के जो एक्टिविस्ट बोलना नहीं चाहिए था, आवामी लीग के ये जो गुंडे हैं ये आर्म्ड थे, इनके पास बंदूकें थी और हसीना तो डिक्टेटर है। हसीना ने सोचा कि ये बंदूक देखकर फिर से जो स्टूडेंट्स मारे जाएंगे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अपने आप नीचे हो जाएगी। कोटा तो मैंने पहले से ही विड्रॉ कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना का ये कैलकुलेशन बैकफायर करता है। शेख हसीना ने सोचा क्या होगा कि भाई दोनों तरफ से अगर कुछ मारपीट होती भी है, गोलियां चलती भी हैं, दोनों तरफ से जब लोग मरेंगे तो वो कह देगी ये देखिए जमात इसमें इन्वॉल्व था, बीएनपी इसमें इन्वॉल्व था और ये अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है, मुझे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अब हुआ यूं कि 100 लोग करीबन मारे गए इस एक दिन में। तो आप सोचिए, पहले ही 200-300 ऑफिशियल था, अनऑफिशियली 1000 था, और यहां तो आंकड़े हैं 100 लोग मारे जाते हैं एक संडे को। मोस्टली प्रोटेस्टर्स जो मारे जाते हैं, कुछ पुलिसमैन, आवामी लीग मेंबर्स भी मारे जाते हैं, आवामी लीग के गुंडा जो हैं वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं कैमरा पे, मोबाइल फोन पर। इसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स ने कहा कि अब तो बात आगे बहुत आ चुकी है, अब सब पहुंचो ढाका। अच्छा, एक चीज तुसी नोट करो कि वो शेर से एक मैंने याद आ रहा, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हाँ ठीक, तो मतलब तुसी वेख लो कि हवस किन्नी है एक कुर्सी दी कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 100,000 ऑफ पीपल्स मार रहे हो सिर्फ इस वजह तो कि ਤੁਹਾਡੀ कुर्सी बच जे। उम्र वेखो ਇਹਦੀ इस माई दी, हफ्ता जिंदा रह लेगी, साल रह लेगी, ठीक है, 10 साल रह गएगी सिर्फ। लेकिन वतो इज़ो मंतशा वतो जिलो मंतशा, जलील इन्होंने इत्थे ही होना है। जिन्हों की किस्मत अल्लाह ने जलालत लिखी ना, उन्होंने इत्थे ही जलील होना है, ठीक। और ये हर कंट्री का ये हिसाब है सरकार, हर कंट्री का ये हिसाब है, हर जगह पर ये सीन ही चल रहा है, ठीक। क्योंकि हवस ही इन्नी है कुर्सी की, हर बंदा कुर्सी के पिछे, ठीक है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਦ ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ है। खैर नेक्स्ट देखते हैं। पूरे देश से पहुंचो ढाका और शेख हसीना के रेजिडेंस को हम घेराव करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। अब तब तो भाई पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उसको कवर कर लिया, हाउस को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो स्टूडेंट कन्वीनर्स हैं उन्होंने बात साफ कर दी कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवामी लीग, छात्र लीग, इनके गुंडों ने हमें मारा, हमारे 100 के आसपास लोगों को मारा। 99% जो बांग्लादेश के लोग हैं अब इस रिजीम के खिलाफ हैं। हम तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब जितना भी वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे हम और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। वो एक कहावत है ना कि इतना भी मत डराओ कि डर का डर ही खत्म हो जाए, उसी तरीके से स्टूडेंट्स में डर ही बाहर निकल गया। मारना है तो मार डालो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आता है एक ट्विस्ट। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मार्च कर रहे हैं, इसमें आर्मी का एक अहम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल आता है। आर्मी ने कहा कि भाई हम स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे और ना ही हम उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे। आर्मी ने कहा कि हम कर्फ्यू लगा देंगे, लेकिन वी विल नॉट शूट एट द प्रोटेस्टर्स। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जब लोगों को समझ में आता है कि बांग्लादेश में कुछ चेंज होने वाला है, जब आर्मी शेख हसीना के साथ पोजीशन नहीं लेती है। समझ रहे हो, ये होता है आर्मी का काम। ये है एक्चुअली आर्मी का काम जो होना चाहिए हर कंट्री दे विच कि अगर फॉर एग्जांपल किसी मुल्क दे विच 22 करोड़ 24 करोड़ या इंडिया का हिसाब ला लो या बांग्लादेश का हिसाब ला लो, जिन्नी जनता है डेफिनेटली जनता जिन्नी आर्मी तो नहीं हो सकती ना। आर्मी तो ओदा जड़ा वो 10वां हिस्सा होएगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल 1% होएगी, जिस तरह हम 22 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है या 24 करोड़ है तो 1 करोड़ आर्मी हो जाएगी ज़्यादा तो ज़्यादा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर 23 करोड़ या 20 करोड़ आवाम एक साइड के उत्ते है, ठीक, तो बाकी 5% को समझ जाना चाहिए है कि अच्छा यार वो 20% ठीक है तो सारे इकट्ठे हैं। सो आर्मी का रोल इत्थे बिल्कुल बेस्ट उन्होंने अदा किया कि अगर उन्होंने लग रहा है कि सर अगर एक कंट्री की 80% जनता जी है वो एक साइड के उत्ते है तो यह मतलब है कि वो ठीक है, वो पागल तो नहीं, ठीक है। बाकी 20% के विचों अगर 5% तुसी आर्मी कर दो तो आर्मी ने भी कहा कि सर असी उन्होंने उत्ते शूट नहीं करांगे और बिल्कुल अच्छा किया। वेल डन बांग्लादेश आर्मी, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने स्टूडेंट्स के उत्ते या प्रोटेस्टर के उत्ते कोई शूट नहीं किया और उन्होंने साफ कहा कि असी नहीं करांगे और ना ही इन्होंने टैररिस्ट बोलांगे, ठीक है। बल्कि असी साफ सुथरा एक जो भी होएगा असी उस हिसाब नाल उन्हें प्रोटेक्ट करांगे, वो साडी जरूर वो एक ड्यूटी है, असी वो करना है, ठीक। नैक्सट देखते हैं।